हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पढ़ रहे हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी या पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे प्लास्टिड भी पढ़ चुके थे, लवक भी पढ़ चुके थे। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही है नीट या किसी भी एग्जाम में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइबोसोम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम की बेसिक स्टडी पहले हम लोग कर चुके हैं। तो राइबोसोम की बात करें तो जॉर्ज पैलेट जो एक वैज्ञानिक थे, कब आए थे ये 1953 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना जो राइबोसोम होती है, तो राइबोसोम को देखा। तो पहली बात आपको ये याद रख लेनी है यहाँ पे कि जो राइबोसोम है, ठीक है, एक कणिकामय संरचना होती है और इसकी खोज किसने की है, जॉर्ज पैलेट ने। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये लाइन आपको नहीं भूलनी है। ठीक है, क्या है लाइन, कि ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर है। तो राइबोसोम जो है, इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व होती है। पहला तो एक होता है प्रोटीन और दूसरा क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। दो चीज़ों से मिलके बना होता है। तो क्वेश्चन ये आया था नीट में कि इसमें क्या न्यूक्लिक एसिड है, तो जी बिल्कुल है। राइबोसोम जो है न्यूक्लिक एसिड से लेना देना है इसका, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये झिल्ली से घिरे नहीं रहते, यह आपको याद रखना है। इसलिए आपको ये जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो राइबोसोम है ये झिल्ली रहित नहीं होते हैं, ना झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और प्रोकैरियोटिक में जो है झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें झिल्ली नहीं होती है। क्लियर है। लेकिन ये तो नहीं बोलना है कि यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक राइबोसोम, तो जैसे कि बताया गया है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है वहाँ पे राइबोसोम होता है 80S। ठीक है। वह प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में आपको 70S राइबोसोम देखने को मिलेगा, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि प्रोकैरियोटिक में 70S देखने को मिलेगा। और जितने भी कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, प्लास्टिड जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हरित लवक कहते हैं, तो उसमें जो है 70S प्रकार का राइबोसोम हमको देखने को मिलेगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाई होती है, यानी सब यूनिट होती है, जो एक बड़ी होती है और एक छोटी उप इकाई इसमें होती है। यहाँ पर एस कई बार क्वेश्चन आया है कि एस का मीनिंग क्या होता है। ये लिखते हैं ना 70S 80S, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं श्वेत वर्ग इकाई। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, श्वेत वर्ग इकाई, जो अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करती है। तो देखो, इकाई का मतलब होता है यूनिट। जैसे आप दूध लेने भी जाओगे तो कैसे लेने जाओगे, आधा लीटर दूध लाओगे, 1 लीटर दूध लाओगे, या जो है मान लो शुगर लाने गए, शक्कर लाने गए, तो केजी में लाओगे ना, मतलब कुछ ना कुछ तो यूनिट होंगी। तो राइबोसोम की यूनिट क्या होंगी, श्वेत वर्ग है। क्लियर है। अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करती है, तो इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, अवसादन को। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ये फिजिक्स वाला पोर्शन हो जाता है, यूनिट वगैरह ये सारी चीज़ें। तो बस ये जो एनसीईआरटी की लाइन है ये आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो श्वेत वर्ग है ये अवसादन गुणांकों को प्रदर्शित करती है। यह अप्रोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करती है। ठीक है, तो जो ये यूनिट होती है ये राइबोसोम के आकार को और घनत्व यानी उसकी जो डेंसिटी होती है उसको व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है। और दोनों 70S व 80S राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जो यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये आपको याद रख लेना है, मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, एक तो ये है छोटी उप इकाई और एक होती है बड़ी उप इकाई। तो ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो फिर बन जाता है राइबोसोम। तो आपको ये याद रखना है 70S जो राइबोसोम होती है इसकी भी दो यूनिट होती है। तो एक होती है 50S, सो 1 मिनट। सो जो 70S है इसकी बात करूँ मैं, तो आपको याद रखना 70S की दो यूनिट होती है। कौन कौन सी होती है, एक आपको देखने को मिल जाएंगी 50S, सो 1 मिनट 50S, और एक देखने को मिलेंगे आपको 30S। क्लियर है, दो यूनिट हो गई। अब आपको ये याद रखना है 50 और 30 कितना होता है, 80S। तो आप तो बोलोगे सर ये इसका होगा, लेकिन ये इसका नहीं होगा।
यही बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप राइबोसोम की यूनिट जो होती है, दो सब यूनिट होती है, इसको जोड़ोगे ना तो राइबोसोम का योग कभी आएगा ही नहीं। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एटीएस की। ठीक है, तो एटीएस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो एटीएस है इसकी जो है दो यूनिट होती है। कौन सी होती है? एक होती है 60s और एक होती है 100 मिनट, एक होती है 40s। कितना हो गया? 100 हो गया। क्लियर है, तो ये याद रखना है कि कभी भी जब आप इसकी सब यूनिटों को जोड़ोगे तो जो एक्चुअल राइबोसोम है वो कभी आएगा ही नहीं। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये एक छोटा सा कोशिकांग है, तो ये आपको याद रखना है। इसको कहते हैं साइटोपंजर या फिर साइटोस्केलेटन। तो प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिका व तंतु जो कोशिका द्रव्य मिलते हैं, तो जो कोशिका द्रव्य होता है वहाँ पे मिलता है। और ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको नहीं भूलना है इस लाइन को, कि कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त विस्तृत जो जालिका व तंतु है वो कहाँ मिलते हैं? तो आपको साइटोपंजर यानी कि यहाँ पे साइटोस्केलेटन में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य हो सकते हैं, जैसे कि कोशिका को यांत्रिक सहारा देना, गति करने में मदद करता है ये। 1 मिनट प्रॉब्लम हो गई एक, चलो तो 1 मिनट इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं अभी। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं साइटोस्केलेटन। चलिए, तो ये याद रखना, गति में मदद करता है, यांत्रिक सहारा देता है, कोशिका के आकार को ये बनाए रखने में उपयोगी है। तो अभी तक के तो एक ही क्वेश्चन आया है यहाँ से। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी सी लाइन से आया हुआ है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी लाइन है, छोटा सा टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है, स्टार तो बना नहीं, पोलियो जरूर हो गया उसको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का सीलिया व फ्लैजिला, जिसको हम लोग कहते हैं पक्षमाभ व कशाभिका। तो ये याद रखना, पक्षमाभिकाएँ, देखो मैंने बोला था ना मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ तो टंग स्लिप हो जाती है। तो और एक तो बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी भी ऐसी होती है ना कि टंग तो स्लिप होती है, हर किसी की होती है। तो पक्षमाभिकाएँ की बात करें तो पक्षमाभिकाएँ, जिसको एक वचन में हम लोग पक्षमाभ कहते हैं, वह कशाभिकाएँ की बात करें तो इसको एक वचन में कशाभिका कहते हैं। ठीक है, तो कशाभिका आपने देखा होगा जो बैक्टीरिया के पीछे इस टाइप से पूंछ होती है, और सीलिया आपको देखने को मिल जाएंगे जो बैक्टीरिया के चारों तरफ जो इस टाइप से संरचना होती है ना, उसको हम लोग सीलिया कहते हैं। क्लियर है, चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि होती है। देखो ये कोशिका झिल्ली है, तो यहाँ क्या होता है, रोम के समान यानी बाल के समान जो है सदृश यानी उसके समान दिखने वाली कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि का मतलब क्या होता है, जब कोशिका झिल्ली की ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो उसको हम लोग कह देते हैं पक्षमाभ। एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करता है जो कोशिका द्रव्य को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायता करता है। क्लियर है, तो यहाँ पे ये समझ जाते हैं हम लोग चप्पू का मतलब क्या था। पक्षमाभ में एक छोटी संरचना मिलती, चप्पू की तरह ये कार्य करता है। चप्पू क्या होता है पता है? शायद ऐसी ही कुछ नाव होती है, तो नाव को जब पानी में आप चलाओगे तो पानी में जब चलाओगे ना तो एक होता है चप्पू, शायद ऐसा कुछ होता है, तो पानी से जिसको ढकेलते हैं तो वो गति में सहायता करता है। तो वही आपको याद रखना है कि चप्पू की तरह जो है कार्य करता है, और कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में जो है सहायता करते हैं। क्लियर है, ये याद रखना है। कशाभिका जो है ये क्या करते हैं, कोशिका की गति में सहायता करते हैं। वो फ्लैजिला को ही कशाभिका कहते हैं, जो बैक्टीरिया में पूंछ जो होती है उसकी। क्लियर है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाला कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होता है। तो देखो बता भी दिया इन्होंने कि यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक में जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें जो पूंछ होती है या जो उसमें जो कशाभिका होता है उसकी संरचना यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। यानी यूकैरियोटिक में भी होता है लेकिन उससे अलग ये दिखता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करोगे तो आपको पता चलता है कि पक्षमाभ व कशाभिका जीवद्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। ठीक है, यानी झिल्ली से ये ढके हुए होते हैं, ये आपको याद रखना है।
इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डायग्राम के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो ये जो है अक्षसूत्र यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है, तो जिसको एक्सोनेमा कहते हैं। तो ये है इसका अक्षसूत्र, ठीक है, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होता है। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं मिलती है और 9 द्विक परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं और इस आगे और पढ़ लेते हैं। अक्षसूत्र की बात करें तो अक्षसूत्री की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 व्यवस्था कहते हैं। नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है। तो चलो इसको मैं समझा देता हूँ। देखो तो ये जो मैंने कहा कि ये है आपका अक्षसूत्र, इसमें सूक्ष्म नलिकाओं की ये बनी होती है, ठीक है। लंबे अक्ष में ये समांतर यानी कि ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये समांतर जो है आपको नलिका देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नली होती है। देखो एक ये सूक्ष्म नली है। 1 मिनट, पेन दूसरा ले लेता हूँ। ये तो एक ये जो है, एक ये है और एक ये है। तो जो है क्या लिखा है, एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं होती है, ये आपको याद रखना है। और 9 द्विक परिधि, द्विक का मतलब क्या होता है, 2। देखो 1 और ये है 2। तो ऐसी कितनी संरचना होती है हम लोग नाप लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको कितनी देखने को मिलेंगी, परिधि, यानी परिधि का मतलब क्या होता है, किनारे पर। तो ये परिधि की ओर जो है व्यवस्थित जो है सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। और इन सूक्ष्म नलिकाओं, ये जो अक्षसूत्र था यहाँ पे, ठीक है, ये अक्षसूत्र ने सेंटर की बात करें तो इसमें सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था कितनी होती है, नीट में कई बार क्वेश्चन आया है, 9+2, क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। 1 मिनट, तो हम लोग अपना पेन ले लेते हैं फिर से। तो हम लोग बात करते हैं 9+2, ये नहीं भूलना है। इसके बाद केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधि द्विक के प्रत्येक नलिका को अरिदंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार अरितान या छड़ जो है बनती है। और इसके बाद थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। चलो इसकी इतनी भी थ्योरी देख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। और जो है परिधि द्विक सेतु द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, यानी परिधि में जो सूक्ष्म नलिकाएं थी ये आपस में जुड़ी होती है द्विक सेतु के द्वारा। और दोनों पक्षमाप व कसाबिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसको आधारिकाएं कहते हैं। तो ये लाइन को समझ लो, बाकी लाइन को मैं समझाता हूँ। कौन सी, इस वाली लाइन को और इस लाइन को नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो सीलिया व फ्लैजिला है, ये तारक केंद्र जो होता है उस सदृश से संरचना यानी तारक केंद्र के समान दिखने वाली संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं आधारिका यानी कि बेसल बॉडी। तो याद रखना, यहाँ पे 3 कोशिकांग का नाम लिया, पक्षमाप, कसाबिका और तारक का है। इन तीनों से लेना देना है बेसल बॉडी का। बेसल बॉडी क्या होती है, तो आपको ये याद रखना है, जब बैक्टीरिया सेल जो होती है उसमें 3 लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होती है ग्लाइकोकैलेक्स, ये होती है सेल वॉल, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो याद रखना, जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और जो सेल वॉल है उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी, क्लियर है। इसके बाद ये कहाँ से देखने को मिली आपको, सीलिया व कसाबिका से तारक केंद्र के समान एक संरचना निकलती है, जिसको हम लोग बेसल बॉडी कहते हैं। अब आगे जो आप लोगों ने यहाँ समझा या पढ़ा, तो हम लोगों ने बात करी केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर 9+2 संरचना है। केंद्र में हम लोगों ने बोला था ये 2 जो है नलिका रहती है, लेकिन ये भी जो है एक सेतु के द्वारा क्या रहती है, जुड़ी रहती है। तो ये बन गया सेतु, क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो है 1 मिनट, यहाँ पे ये जो है ये सेतु के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा हो गया, तो ये जो है सेतु के द्वारा जुड़े रहते हैं, ये एक याद रखना। एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके रहते हैं, तो ये आपको याद रखना कि ये एक आवरण के द्वारा भी ढके रहते हैं। यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है, नाम नहीं लिखा है शायद, तो इसको केंद्रीय अक्षत ये लिखा है, केंद्रीय अक्षत, क्लियर है। तो इसके द्वारा ये ढके रहते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे ये अरिडंडा होता है, ये अरिडंडा
ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे ये केंद्रीय नलिका और परिधि नलिका आपस में जुड़ी रहती है। किसके द्वारा, ये अरिडंडा, जिसको रेडियल स्पोक कहते हैं। साइकिल में स्पोक देखे होंगे ना आपने, तो रेडियल जो है स्पोक इसको कहते हैं, ये आपको याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इस प्रकार 9 अरितान, ठीक है, ये भी 9 होंगी। ये जो छड़ है कितनी होंगी, ये भी 9 होंगी। क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप परिधि में जो नलिकाएं देख रहे हैं, क्या ये आपस में जुड़ी हुई है, तो जी बिल्कुल जुड़ी है। एक ये आपको देखने को मिल जाएगा इस टाइप से कि किसी न किसी एक चीज़ से तो ये जुड़ी हुई है। तो इसको क्या कहते हैं, अंतराद्विक सेतु, इसको कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं इसको। क्लियर है, यानी अंतराद्विक सेतु कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। किसका डायग्राम देखा आपने, ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से आपने जो है यहाँ पे सीलिया व फ्लैजिला का डायग्राम देखा। की बात करें, ये इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से कुछ इस टाइप से देखेंगे, और जब आप इसको डीपली देखोगे आंतरिक संरचना, तो कुछ इस टाइप का ये दिखाई देगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो तारककाय की। तो तारककाय को भी हम लोग देखते हैं। तो तारककाय की बात करें, जिसमें तारक केंद्र भी होते हैं, तो तारककाय व तारक केंद्र की बात करें, जिसको सेंट्रोसोम तथा सेंट्रिओल कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझोगे तो समझने की कोशिश करो तो समझ में आएगा कि जो तारककाय वह अंग है जो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग तारक केंद्र कहते हैं। क्लियर है। तो आपको याद रखना, बेलन की तरह सिलेंड्रिकल ये स्ट्रक्चर होता है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बनाएं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, याद रखना। तो यहाँ पे ये हो गया आपका तारक केंद्र, पोलियो हो गया इसको, तो ये बना दिया मैंने तारक केंद्र। 2 बेलनाकार संरचना से मिलके बने होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो है ना 2 तारक केंद्र होते हैं। ठीक है, यहाँ अक्रिस्टलीय परिकेंद्र की द्रव्य से जो है घिरा रहता है, तो जो है अक्रिस्टलीय द्रव्य इसमें होता है। दोनों तारक केंद्र तारककाय में एक दूसरे से लंबवत होते हैं, तो जी बिल्कुल लंबवत ही बनाया हम लोगों ने, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए की तरह होती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, किसके समान होती है, बैलगाड़ी के पहिए की तरह। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय टुबलिन सूत्रों के ये बने होते हैं। क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है, बैलगाड़ी के पहिए होते हैं। इसके बाद जैसा डायग्राम आपने यहाँ देखा था ना, ये देखो ये 9 थे ना, तो यहाँ पे तारककाय में भी जो है इसी तरह की जो है सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये भी यहाँ से जो है इस टाइप से ये लगी रहती है। तो 9 संरचनाएं यहाँ पे भी देखने को आपको मिलेंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे 9 समान दूरी पर स्थित परिधि ट्यूबलिन सूत्र, ये याद रखना है। यहाँ पे सूक्ष्म नलिकाएं की बजाय जो है ना, उन्हें याद रख लिया कि सूक्ष्म नलिकाएं जो है किससे बनी होती है, तो वो भी लिख दिया है। तो ट्यूबलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है या सूत्रों से बनी होती है, ये आपको याद रखना है। प्रत्येक परिधि सूत्रक एक त्रिक होते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 सूक्ष्म नलिकाएं थी, लेकिन यहाँ पे जब डायग्राम बनाओगे ना, तो यहाँ पे जो बनेगा वो त्रिक बनेगा। 1 2 3, 1 2 3, कितने बनेंगे ऐसे, 9। तो त्रिक के रूप में होते हैं। पास के त्रिक आपस में जो है जुड़े होते हैं, जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया था कि जो है इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा जुड़े हैं, तो ये भी जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है। जो तारक केंद्र का जो भीतरी यानी सामने वाला भाग है, अंदर वाला जो भाग है, प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम लोग धुरी कहते हैं। यहाँ पे जो एक्सोनेमा वहाँ बताया था ना मैंने आपको, अक्षसूत्र, तो उसी तरह यहाँ पे धुरी होता है, जिसको हब कहते हैं। यहाँ परिधि त्रिक के नलिका के से प्रोटीन से बने अरिदंड से जुड़ा होता है। जो वहाँ पे बनाया था ना रेडियल स्पोक, तो उसी के द्वारा जो है यहाँ पे भी रेडियल स्पोक होते हैं, अरिदंड होते हैं, तो उससे ये जुड़े रहते हैं। तारक केंद्र पक्षमाभ व कसाबिका को आधा 1 मिनट इसको, तो ये हम लोग देख लेते हैं। एक और लाइन बेसल बॉडी के बारे में इंपॉर्टेंट लिखिए कि जो तारक केंद्र हैं ये पक्षमाभ व कसाबिका यानी सीलिया व फ्लैजिला का आधारिकाय बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपन ने पिछले बार भी लाइन देखी, यहाँ सीलिया व फ्लैजिला से जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि सीलिया व फ्लैजिला तारक केंद्र सदृश से संरचना से बाहर निकलता है, जिसको आधारिकाय कहते हैं। यहाँ पे क्या बोल रही है एनसीईआरटी माता कि तारक केंद्र जो है पक्षमाभ व कसाबिका का आधारिकाय बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसल बॉडी बनाता है। और तर्कु तंतु जो है
तर्कु यहाँ पे जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत उपरांत जो है तर्क उपकरण बनाता है। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो याद रखना यहाँ पे जो तारक केंद्र है ना, ये क्या बनाता है, तर्क तंतु यानी स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या करते हैं, ये जंतु कोशिका में जो है ना कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। तो जब कोशिका विभाजन हो जाएगा यानी उसके उपरांत एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कहेंगे तर्कु उपकरण। क्लियर है यहाँ तक के? इसको कहते हैं स्पिंडल एपरेटस। तो यहाँ पे हम लोग ये देख चुके हैं। इसके बाद है न्यूक्लियस, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो क्या करना है आपको पता है, वीडियो को जो है लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ सजेशन हो तो, या इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो आपने तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जो है बेल आइकन को जो है दबा देना, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलते रहें। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। ये आपकी फ़ोटो भी तैयार हो गई है, सो थैंक यू।